पी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीएनएसटी एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी एनालिसिस सीरीज स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए और लगातार स्टडी करते रहने के लिए एक सीरीज जारी रहेगी इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर छोटे से वीडियो के अंदर आपको बेहतरीन से बेहतरीन मोटिवेशनल और गाइडलाइंस के साथ में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि पीएनएसटी में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जो बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिकल या कैलकुलेशंस के क्वेश्चन होंगे वो भी अब शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको डेली बेसिस पर दिए जाने की कोशिश की जा रही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। पीएनएसटी एनालिसिस सीरीज में आज मैं बात करूंगा कि पीएनएसटी के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में टाइम टेबल और स्टडी मटेरियल के ऊपर। मैंने पिछली क्लास में टारगेटेड स्कोर के बारे में बात किया। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि स्टडी मटेरियल आपके पास में कैसे होने चाहिए और आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए पीएनएसटी को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ मैं बात करूंगा यहाँ पर स्टडी मटेरियल को लेकर के। और जितने स्टडी मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टडी मटेरियल्स आपके पास में होने चाहिए। उसमें कुछ ऑप्शनल है, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टडी मटेरियल की, उसके बाद हम बात करेंगे टाइम टेबल की कि टाइम टेबल में कैसे कैसे वैरायटीज़ हो सकती है। तो स्टडी मटेरियल में आपके पास में दो ऑप्शन है, क्योंकि ये एमपी का जो एग्जामिनेशन है, मतलब ये एमपी गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट होता है, तो आपके पास में दो ऑप्शन है। पहले लेवल पर आप एमपी बोर्ड की जो बुक्स आती है 11th-12th की, एमपी बोर्ड की 11th-12th की जो बुक्स होती बहुत शानदार होती है। और मैं आपको बता दूं, आप एनसीईआरटी को लेकर के पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास में एनसीईआरटी नहीं है तो क्या होगा। अभी जो 2018 के बाद जो एमपी बोर्ड की जो किताबें आई हैं वो एनसीईआरटी के बराबर की है, क्योंकि सारे के सारे जो सिलेबस है सभी स्टेट बोर्ड के सीबीएसई के बराबर हो चुके हैं। तो आपको एनसीईआरटी को लेकर के पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। एमपी बोर्ड की 11th-12th की किताबें ही पूरी तरह से एनसीईआरटी हो चुकी है। तो आपके पास में 11th-12th की जो बुक्स हैं, जिसमें आपके लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका जो बायो वाला सेक्शन है जिसमें बॉटनी और जूलॉजी है, लगभग 120 नंबर के सेक्शन के लिए स्टडी मटेरियल के लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहले लेवल पर ये रेफरेंस बुक का काम करेगी। इंग्लिश के लिए हो सकता है कोई बेसिक बुक आप मार्केट से उठा सकते हैं जिसमें इंग्लिश की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरे लेवल पर बात करते हैं हम एनसीईआरटी का। तो अगर मान लीजिए आपके पास में ये 11th-12th की किताबें नहीं है और आपके पास में अगर मान लीजिए एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी प्रिफर करिए। फिर एक सवाल आता है कि सर हमारे पास अगर दोनों किताबें हैं तो क्या करें। अगर आपके पास में दोनों किताबें हैं तो एनसीईआरटी में क्योंकि शॉर्ट में दिया होता है, सिलेक्टेड टॉपिक दिए होते हैं, तो आप कुछ टॉपिक्स को यहाँ से कवर कर सकते हैं, कुछ टॉपिक को वहाँ से कवर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरे लेवल पर आपको एक और चीज़ की ज़रूरत चाहिए कि ओल्ड ईयर पेपर। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ओल्ड ईयर पेपर के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारे ईयर्स के पुराने साल के ओल्ड ईयर पेपर रखें। कुछ चीज़ें अपलोडेड नहीं है, वो अपलोड मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा। तो ये 3 बेसिक चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए प्रिपरेशन के लिए। फिर आप बोलेंगे सर मार्केट से कोई और बुक, मैं ये इस तरह से किसी भी प्रकार का आपको गाइडलाइंस नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट में जितनी भी बुक्स पीएनएसटी को लेकर के अवेलेबल है वो सारी की सारी जो किताबें हैं वो 11th-12th के ही कुछ पोर्शन को कट आउट करके वहाँ पर प्रिंट कर दिया गया है और पुराने साल के पेपर आपको उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। तो ओल्ड ईयर पेपर जब आपके पास अवेलेबल है तो मार्केट की किसी रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो ओल्ड ईयर पेपर है वो ऑलरेडी कोई बुक से ही रिलेटेड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों ही हैं तो अच्छे तरीके से देख लीजिए कि एनसीईआरटी में क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक दिए होते हैं, तो इस प्रकार से आपको एनसीईआरटी और अपने एमपी बोर्ड की किताबों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी का इस्तेमाल करिए, ठीक है। लेकिन एमपी बोर्ड की किताबें भी बहुत शानदार है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पीएनएसटी के अंदर। तो ये तो हो गई स्टडी मटेरियल से। अब उसके बाद टाइम टेबल। अब देखिए टाइम टेबल की बात करते हैं। टाइम टेबल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें भी मैं 2 वेराइटी बना दे रहा हूँ, 2 वेराइटी टाइम टेबल को लेकर के भी मैं आपको 2 वेराइटी दे रहा हूँ। पहली वेराइटी है जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं उन्हें तो कम से कम ये मान के चलिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है और इंग्लिश है। जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं उन्हें कम से कम सेल्फ स्टडी में हर एक सब्जेक्ट को पर डे 1 घंटे देना चाहिए। ये मान के चलिए कि आपका आप अगर स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं तो आपको 5 घंटे पर डे सेल्फ स्टडी को देना है। अब अपना टाइम टेबल अपने अनुसार आप बना लीजिए कि कितना कौन से टाइमिंग में आपको पढ़ना है। तो 5 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, अगर आप मान लीजिए कोचिंग कर रहे हैं उसके बाद भी, ठीक है।
अगर मान लीजिए आप विदाउट कोचिंग हैं, अगर मान लीजिए आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की कोचिंग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आप ऑनलाइन में फ्री वीडियोस या जो यूट्यूब के जो लेक्चर्स होते हैं उनका फ़ायदा अगर उठा रहे हैं, तो उसमें भी तो आपका टाइम कंज्यूम होगा ही। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट 5 घंटे कोचिंग कर रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे टाइम कंज्यूम कर रहेंगे। उसके बाद आप जैसे स्टूडेंट्स को कम से कम हर एक सब्जेक्ट में 1.5 आवर देने की ज़रूरत है। तो 5 सब्जेक्ट के लिए लगभग आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो 7.5 घंटे का होना चाहिए। मिनिमम इतना करना ही पड़ेगा। और इतना क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब मैं अगली वीडियो में सीट और रैंक को लेकर के इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, सीट कितनी कम है, स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा बैठ रहे हैं और कंपटीशन किस स्तर पे पहुंच गया। तो आप अगर ये सोचेंगे कि मैं 3 घंटे या 4 घंटे अगर स्टडी कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हालांकि वो आपकी अप्रोच पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ने की टेक्निक कितनी शानदार है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो शानदार से शानदार भी अप्रोच है तो 7.5 घंटे का टाइम टेबल रखिए। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो मिनिमम 5 घंटे कोचिंग के अलावा, ये मिनिमम है। इसमें मैक्सिमम आप जितना कर सके, कम से कम जितना बताया गया है पहले ये वर्क कीजिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा करना है तो कर सकते। अगली वीडियो में मैं रैंक मार्क्स के बेसिस पर कंपैरिजन बताऊंगा, सीट को लेकर के और स्टूडेंट की जो संख्या होती है उसको लेकर के हम एक कंपैरिजन करेंगे कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन रहता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।